देखो ये क्या क्वेश्चन आया है, देखो। आई होप आप सब लोग कर सकते हो इसको। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इतना इजी क्वेश्चन कोई कैसे दे सकता है? नीट एग्जाम भी है, और मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हो इसका आंसर। सिखाया है मैंने, निकालना। आप मुझे ये बता दो, सिर्फ नीचे आंसर 4 लिखा है, क्या सही है वो? लेंड्रॉय आपने निकाल लिया, ठीक है ना, मतलब करेक्ट है ना वो? इतना मुझे बता दो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है बस, यस सर। है ना? यस सर। ओके, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल क्वेश्चन आया है नीट में। ठीक है, बाकी तो अभी तक मैंने आपको सिखाया उसमें से तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैंने इतना कहाँ सिखाया आप लोगों को। और तो क्या बता सकते हैं, आपके लेवल पे तो नहीं है, बाकी सब तो बायो में हो सकता है मैंने जो सिखाया उसमें से आया हो, बाकी नहीं, अभी तक मैंने इसमें से कुछ नहीं सिखाया आपको। आपको मैंने कौन सा चैप्टर सिखाया था उसमें? डेल्टन्स लॉ सिखाया क्या मैंने आप लोगों को? सिखाया होगा डेल्टन्स लॉ। रेडॉक्स हुआ है क्या आप लोगों का? यस सर। यस सर। यस सर। रेडॉक्स हुआ है ना? हाँ, तो रेडॉक्स हुआ है तो इसका आंसर बताओ चलो। अभी नीचे देख के वो बताना ये सही है या गलत, ये गलत भी हो सकता है। व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर कितना इजी आता है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। मैं ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। देखो क्या है, ये है कार्बन, रिएक्टेंट में ये है, प्रोडक्ट में क्या है CCl4, मतलब ये बन रहा है। आप सबको पता होगा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है ना? तो हाइड्रोजन की ऊपर चार्ज कितना आता है? +1। कितना हाइड्रोजन है? 4। 4 है तो कितना आएगा? +4। अगर इस पे +4 है तो कार्बन पे कितना आएगा? -4, है ना? जब प्रोडक्ट -4। हाँ हाँ, रुको रुको, अभी सुनो, सिर्फ सुनो। क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1, है ना? क्लोरीन पे -1 होता है, कितने क्लोरीन है? 4, तो कितना हो गया? -4। तो कार्बन पे कितना आ जाएगा? +4। इसका मतलब है कार्बन कहाँ से कहाँ जा रहा है? -4 से +4। सेकेंड इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि नीट डिफिकल्ट है नॉल है, तो नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पढ़ोगे नहीं तो फिर डिफिकल्ट तो सब होता है, इजी है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो देख लो, 2 आपके लेवल पे था फिलहाल, इसलिए मैंने ये बता दिया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बाकी बायोलॉजी आप चेक कर सकते हैं इसमें से कितना है। वाटर हायासिंथ वाला क्वेश्चन आया था बाद में, ओके, अच्छी बात है। ठीक है, चलो अच्छा है, मैंने सिखा था। तो ये पेपर है ना, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे, आप लोग देख सकते जो आपसे हो, सब लेके मत बैठ जाना, टाइम पास मत करना इसको लेके, क्योंकि आपको अब तक बहुत सारी चीज़ें अभी आती नहीं है। जो आपके लेवल का था इसलिए उतना ही मैंने बताया। ठीक है, बायो कर सकते हो, जो बायो वाले स्टूडेंट है इसमें से बायो का मैंने जो सिखाया इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए मैं ग्रुप पे भेजने वाला हूँ। तो आप बायो देख सकते हो एक बार के लिए। बाकी केमिस्ट्री 2 ही क्वेश्चन है आपके लेवल पर अभी तक, बाकी आपको बाकी टीचर से सिखाया तो आप कर सकते हो, चाहिए तो। ठीक है, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा यहाँ तक तो हो गया, रेडियस एंड ऑल ये सब निकालने अभी आपको आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके, तो ये सब हो गया। उसके बाद देखो उन्होंने क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोस थियरी। ओके, जब कभी भी है ना आपको डेल्टा ई फाइंड करने के लिए बोले, अभी देखो डेल्टा ई के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और डेल्टा ई का फॉर्मूला निकाला था, उसका फॉर्मूला ऐसा था, डेल्टा ई क्या था, E2 माइनस E1। बट समझो, ध्यान देना यहाँ पर, E2 को क्या लिख सकते हैं हम, H न्यू 2 माइनस H न्यू 1, तो क्या आएगा, H न्यू 2 माइनस न्यू 1। ठीक है, ये एक हो सकता है। दूसरा मैंने आपको सिखाया है कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं, ये सब प्लीज ध्यान रखना, C अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हैं, है ना, C अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C अपॉन λ2 माइनस C अपॉन λ1। अगेन C कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, HC 1 अपॉन λ2 माइनस 1 अपॉन λ1। तो एनर्जी के दो फॉर्मूलेज हो सकते हैं, डेल्टा ई के, ये एक। बट एक चीज नोट करो, ये जो एनर्जी निकाल रहे हो किसकी एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी की बात चल रही है। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी की बात चल रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब कभी भी ये फॉर्मूलेज दिखे आपको तो ध्यान रखना ये फोटोन के बारे में चल रहा है। ठीक है, बट अगर वो लोग पूछे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें अगर, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th ऑर्बिट में था, फिर वो 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में आ गया, तो अब क्या डिफरेंस है एनर्जी का। ठीक है, जो अगर वो फोटोन एमिट कर रहा है उसकी एनर्जी अलग होगी, और उन दो, आप यहाँ पे एक मिनट को मैं ऐसे समझाता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है। ठीक है, समझो ये 3rd ऑर्बिट है और ये 1st ऑर्बिट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जब घूम रहा था तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, मैं फोटोन की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है कैसे फाइंड करोगे, अभी आता है हमें, है ना, हमने निकाला था, कैसे निकालोगे, E3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 2.18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर। समझो ये एटम पता नहीं मुझे कौन है, तो जेड ही लिख लेते, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9। और समझो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी कितनी है, तो कितनी एनर्जी होगी, E1 इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1। जब इसका डेल्टा ई निकालोगे, अब इसका अगर हमें डेल्टा ई निकालना है तो क्या डेल्टा ई आएगा, इसका डेल्टा ई निकाले, मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस है, तो क्या आएगा वापस, E3 माइनस E1, E3 माइनस E1। ठीक है, E3 माइनस E1, हमें पता है कि हम फॉर्मूला कैसे लिखते थे, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में ही है माइनस माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद और क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, जेड स्क्वायर भी कॉमन निकल, जेड स्क्वायर भी कॉमन निकल गया। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन, एक मिनट इसको चेंज ही कर देते, इसको 3 नहीं लिखते, इसको 1 नहीं लिखते, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं En2 माइनस En1। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो N2, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, कोई बता दो। ठीक है, तो यहाँ N2 है, यहाँ N1 है, पर जब फॉर्मूला लिखने जाओगे तो अंदर क्या आएगा पता है, 1 N1 माइनस 1 अपॉन N2, ये फॉर्मूला बनेगा N1 माइनस N2। ठीक है, तो ये वाला पूरा फॉर्मूला बनता है डेल्टा ई का, क्या है, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। एक मिनट रुको, हाँ चेक करने दे दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, एक मिनट, हाँ N2 माइनस N1 ही होगा फिर, नीचे चेक करते हैं, देखो इधर देखो क्या दिया है, डेल्टा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, मतलब उन्होंने ना ई फाइनल माइनस ई इनिशियल नहीं दिया, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल दिया। ठीक है, पहला पॉइंट तो वो नोट करो। उसके बाद देखो उन्होंने जब डेल्टा ई निकाला तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या आया, फाइनल फॉर्मूला क्या है, आर एच मतलब वही हो गया, आर एच की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18,
ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये बराबर फॉर्मूला है। हाँ, वैल्यू पुट की तो देखो क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18, मतलब इन्होंने माइनस को कॉमन नहीं लिया, माइनस को कॉमन नहीं लिया, मैं वही सोचा था माइनस की वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा ई का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, है ना। n2 मतलब फाइनल, n1 मतलब इनिशियल। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज करना होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जंप कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तब काम आता है। ठीक है, सबका इक्वेशन है। ओके, उसके बाद एक्चुअली इस इक्वेशन को फाइंड करने के पीछे रीजन ये था, ये निकालना, ये इक्वेशन निकालना, ये वाला। ये क्या निकाला इन्होंने, वेव नंबर। देख सकते हो आप, वेव नंबर है ना, वेव नंबर ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो वेव नंबर निकाला इन्होंने, और वेव नंबर का ये इक्वेशन आपको याद रखना है। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109677 109677, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/n2 का स्क्वायर, भले इन्होंने फाइनल लिखा है, n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये 109677 किसकी वैल्यू है, ये रेड, ये वापस उसकी वैल्यू है, रेड बॉक्स कांस्टेंट की ही वैल्यू है 109677। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये वैल्यू सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर के फॉर्म में है वैल्यू, ये वैल्यू सेंटीमीटर के फॉर्म में है, वो ध्यान रखना है। इसमें देखो, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में दिया है, चाहिए तो मैं आपको अलग से बाद में वापस समझा दूंगा। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि वेव नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है वेव नंबर का 109677, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर रहा है तो। ठीक है, वो ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको इसको और अच्छे से समझा दूंगा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली दिया नहीं। उसके बाद मैं क्या लिया, दिस अपीयर्स एन, वही इन्होंने बताया यहाँ पर, रेड बग्स एंड ऑल का दिया है। एक मिनट रुको, देखो इस क्वेश्चन को करोगे ना, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। क्या लिखा क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन emitted during the transition from the orbit of n equal to 5 to that of n equal to 2। अब भले इन्होंने यहाँ पे फोटोन दिया है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या आप लिखोगे, ये वाला एक्सप्रेशन, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109677 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखो n1 लिखा है, मतलब इन्होंने फाइनल को 1 दिया और इनिशियल को 2 दिया है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। ठीक है, जो भी दिया है उसको ऐसे ही याद रखो। क्या इक्वेशन है, 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ओके ओके ओके, रुको एक मिनट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ n इक्वल टू 5 टू दैट ऑफ n इक्वल टू 2 इन द हाइड्रोजन एटम। n इक्वल टू 5 मतलब 5 से वो 2 पे आ रहा है, तो 5 जो है वो 2 हो जाएगा, मतलब वो n2 की वैल्यू है। सॉरी, ये तो इनिशियल हो गया है ना, और ये फाइनल हो गया है ना। तो आप ऐसा पुट कर सकते हो, तो n1 और n2 है ना, तो ये आपका n1 हो जाएगा, ये आपका n2 हो जाएगा। n1 मीन्स इनिशियल, n2 मीन्स फाइनल। तो इनिशियल क्या है 5, फाइनल क्या है 2, तो भाई n1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, यार यहाँ पे इन्होंने तो सब ऊपर नीचे कर, एक मिनट रुको यार, ये मैं काम करता हूँ, ये कंसेप्ट आपको है ना मैं अलग से ही पढ़ा दूंगा, इसमें पूरा ऊपर नीचे ही है, किसको क्या लिखा है वही एकदम परफेक्ट नहीं है। रहने दो, ये मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। अब आपको फिलहाल ये समझा देता हूँ। ये देखो, ये एक स्पेक्ट्रम रहता है, आपको एज इट इज ये स्पेक्ट्रम याद रखना है। फिलहाल ये सब भूल जाओ, ये सब रेडबर्ग एक्सप्रेशन एंड ऑल, अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो। मैंने आपको जितना सिखाया फिलहाल, एनर्जी एंड ऑल वो वाला कंसेप्ट जितना यहाँ तक सिखाया वही याद रखो, ये पूरा मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। ओके, अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है, इसमें क्या ना लाइन स्पेक्ट्रम है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो सब आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ,
आप सिर्फ इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। उस पे ऐसे लाइंस दिखते हैं, ये जो लाइंस है ना, उस पे ऐसे लाइंस दिखते हैं। तो वही है ये। अब क्या है इसका रूल, वो समझो बस। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी आए, बट अगर फर्स्ट पे आ रहा है, किधर आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 1 पर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे इन्फिनिटी ऑर्बिटल, इनफाइनाइट ऑर्बिटल है, तो आपको मैंने बताया इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब चाहे इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिटल से आए, या फिर 6 से आए, 7 से आए, 8 से आए, 5 से आए, 4 से आए, बट आना कहाँ चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे पता है, ये लाइन इधर आ रही है, इसके बाद वाली लाइन इधर आ रही है, इसके बाद वाली लाइन, तो देखो आपको यहाँ पे इन्होंने दिखाया है 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, बट फाइनली आ किधर रहा है, वो लाइन 1 पे आ रही है। तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है, ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है, जिसका इनिशियल, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसका इनिशियल कुछ भी हो सकता है, इसका इनिशियल कुछ भी हो सकता है, मतलब मैंने आपको बताया इनफाइनाइट से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 5 से, किधर से भी आ सकता है, बट उसका फाइनल फिक्स है। उसका फाइनल क्या रहेगा, 1। उसका फाइनल ऑर्बिट क्या रहने वाला है, 1। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा, दैट इज लाइमन सीरीज। ठीक है, सिमिलरली इसकी जैसे ही सब कुछ है आगे भी। उसके बाद क्या हुआ, वापस वही कंसेप्ट, कहीं से भी आए इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी आए, बट उसका फाइनल जो है डेस्टिनेशन, वो किधर होना चाहिए, n इक्वल टू 2 पे होना चाहिए। उसका फाइनल डेस्टिनेशन किधर होना चाहिए, n इक्वल टू 2 पे होना चाहिए। अब चाहे वो कहीं से भी आए, बट उसका फाइनल डेस्टिनेशन n इक्वल टू 2 होना चाहिए। ऐसे को बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ऐसे को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, सिंपली आगे आगे जाना है। उसके बाद भी वही है, इसके बाद वाली सीरीज का फाइनल डेस्टिनेशन 3 है, उसके बाद वाले डेस्टिनेशन का उसके बाद वाली सीरीज का डेस्टिनेशन 4 है, और उसके आगे जाओगे तो 5 है। ऐसे करते करते सब सीरीज बनाई है। तो सबसे पहली वाली लाइमन सीरीज, उसके बाद वाला बाल्मर सीरीज, उसके बाद वाला पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। आपको चाहिए तो इसके बाद एक और होता है, वो भी बता देता हूं मैं, हम्प्रे सीरीज। हम्प्रे, HUMFRE, हम्प्रे सीरीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एज इट इज। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। लाइमन सीरीज का इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइमन सीरीज के बारे में बात चल रही, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि उसका फाइनल क्या होने वाला है, n, फाइनल n क्या होने वाला है, 1। तो वैसे पास्चन बोला है, तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि उसका फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आने वाला है, मतलब उसका n फाइनल क्या रहेगा, 3। ठीक है, उसका n इनिशियल हमेशा दिया रहेगा, n इनिशियल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छे से दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है, बट साइड में एकदम से अलग से दिया है, बट याद रखो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सीरीज के बारे में याद रखो, लाइमन सीरीज, पाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये सब याद रखो। ठीक है सर, वो बाद में आप बोल रहे हो 1.09, वो कुछ नहीं है, वो सब ठीक है, वो सेंटीमीटर और मीटर का सब डिफरेंस है। ये हो सके तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना आप लोग प्लीज, इसका डायग्राम ड्रॉ करना। हाँ, इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, एकदम सिंपल है। कैसे ड्रॉ करोगे, आपको देखो n, और एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है, देखो n1 से जब आप n2 की तरफ जा रहे हो, तो देखो गैप कितना ज्यादा है, फिर n2 से n3 की तरफ जा रहे हो, गैप देखो कम हो गया, फिर और गैप कम हो गया, फिर और गैप कम हो रहा है। इसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं बनाया है इसको, तो आप भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे। क्यों ऐसा बताया है, क्योंकि जब जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर, समझना यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है, इसकी एनर्जी, फर्स्ट वाले की कुछ एनर्जी होगी, सेकेंड वाले की कुछ एनर्जी होगी, थर्ड वाले की कुछ एनर्जी होगी, फोर्थ वाले की कुछ एनर्जी होगी। मेरी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, जैसे जैसे आप हायर शेल्स में जा रहे हो, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती है। बट अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस इन एनर्जी में क्या हो रहा है, तो डिफरेंस इन एनर्जी कम हो रहा है, डिफरेंस इन एनर्जी कम हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब आप ध्यान से आप देख सकते हो। देखो आप जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो, तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। वही आप देखो अभी थर्ड और सेकंड के बीच में डिफरेंस देखो, कम हो गया। फोर्थ और थर्ड के बीच में डिफरेंस देखो, और कम हो गया। अब यहाँ इतना प्रोमिनेंट नहीं है,
5 और 4 के बीच में और कम हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे एनर्जी तो बढ़ रही है, बट डिफरेंस बिटवीन जो एनर्जी आएगा, डिफरेंस बिटवीन जो एनर्जी आ रहा है वो कम होते जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी जो है वो कम होते जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको और कुछ ट्राई करके बताता हूँ। जैसे अगर आप E2 माइनस E1 निकालोगे, हाइपोथेटिकल है, E2 माइनस E1 निकालोगे, या फिर रुको, हाँ सबसे पहले मैं ना ऐसे हाइपोथेटिकल नाम दे रहा हूँ, E1, E2, E3, E4, E5। समझो कि E1 की वैल्यू जो है वो है कुछ भी ले लेते हैं, समझो 8 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 8 ले लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, समझो इसकी वैल्यू 9 है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी वैल्यू है 9.5, उसके बाद और ऊपर जा रहे हो उसकी वैल्यू है 9.8, और ऊपर जा रहे हो उसकी वैल्यू है 9.9। अब आप देखो एनर्जी तो बढ़ रही है, नो डाउट एनर्जी तो बढ़ रही है। आपको अगर बोलूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, E5 की है ना, फिर E4 की है, फिर E3 की है, फिर E2 की है, फिर E1 की है। बट आप एनर्जी डिफरेंस देखो, जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 1। उसके बाद आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 3 और 2 का, कितना आएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा, 0.5 का, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 0.3 का। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा, 0.1 का। तो आप देखो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो डिफरेंस देखो, पहले 1, फिर 0.5, फिर 0.3, फिर 0.1। मतलब समझ में आया? तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे शेल्स में आगे आगे, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, बट एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. आई होप समझ में आया कि थक गए। उसका टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा वो। इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजिंग ही दिया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इसमें कुछ अजीब तरह से दिया है, इसलिए मैं बराबर से नहीं बता पाया आप लोगों को। आपको मैं ये सब बता दूंगा, रेडबर्ग एंड ऑल, उसका टेंशन बिल्कुल मतलब। ये समझ में आया अभी जो समझाया मैंने? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दी, एनसीईआरटी में और ज्यादा खतरनाक दिया है, एनसीईआरटी नहीं, ठीक है, मतलब नहीं है इतना, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करके दिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है जितना बुक्स में दिया है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, और डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, N1 और N2 के बीच में बहुत ज्यादा गैप, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे गैप कम होना चाहिए। और लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है आप देख लो, ठीक है। लाइंस आप ऐसे पीछे से ड्रॉ, आप जब लाइमन सीरीज बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करना, फिर उसके नीचे लाइन वाले से वापस 1 तक आना है, फिर 1 तक आना है, ठीक है। नीचे नाम लिखोगे लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, फिर पास्चन सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट, पी फंड, हम्प्रे, ये सब सीरीज इसको बोलते हैं। नीचे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ओके। और इसका क्या यूज है, बहुत बड़ा यूज है एंट्रेंस एग्जाम में इसका। इसका कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो भी मैं बता दूंगा, शायद इसमें नहीं दिया हो, नहीं कुछ भी नहीं दिया है। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, वेवलेंथ एंड ऑल पूछते हैं वो लोग, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले से लिंक है, इस फॉर्मूले से लिंक है इस वाले, बट ये बराबर से दिया नहीं है इधर, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखो, ये पहले ये टेबल याद रख लोगे ना तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। अगली बार ये याद करके आओगे आप, तो जब भी मैं अगर क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आपको कोई और उसमें लिखा हुआ है बाल्मर, तो आप समझ जाना बाल्मर मतलब उसका एन फाइनल क्या है, उसका एन फाइनल 2 है। समझो किसी में क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया ब्रैकेट, उसका एन फाइनल क्या है, 4। एन इनिशियल हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, एन फाइनल आपको समझना है सीरीज के नाम से, वही इंपॉर्टेंस है बस इसका, कि सीरीज का नाम दिया रहेगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि आपको ये पता चलेगा उसका फाइनल क्या है, ठीक है। सीरीज का नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आपको ये पता चल जाएगा उसका फाइनल क्या है। स्लाइमन का क्या है, एन फाइनल 1, हाल्मर का 2, पास्चन का 3, ब्रैकेट का 4, पी फंड का 5, यही इंपॉर्टेंस है बस, बाकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। लिमिटेशंस, Bohr's atomic model failed to account for the final details of the hydrogen atom spectrum observed in sophisticated spectroscope experiment. Perfect. उन्होंने क्या हुआ, ये जो अभी आप देख रहे हो ये लाइंस, ये जो लाइंस है इसको बोलते हैं, क्या होता है ना जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह पर आता है तो एक लाइन आती है, ये ऐसी लाइन, ये लाइन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं
ये जो लाइन है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स है, इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बट क्या होता है, ये लाइंस को तो वो एक्सप्लेन कर पाए, ये इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पर, तो ऐसी लाइंस आ रही थी स्पेक्ट्रोमीटर पर। बट क्या हुआ पता है, कुछ साइंटिस्ट लोगों को आपको पता ही है, उन लोग चैलेंज करेंगे, उन्होंने क्या किया, इन लाइंस को और माइक्रोस्कोप से देखा। ये जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये एक लाइन को और माइक्रोस्कोप से देखा, तो उनको पता चला इन लाइंस के अंदर और छोटी छोटी लाइंस है, फाइनल लाइंस है और छोटी छोटी, उन लाइंस को वो नहीं बता पाए। ठीक है, ये जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये एक लाइन समझो, ये एक लाइन है, इस लाइन को उन्होंने और माइक्रोस्कोप से देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो पता चला इनके अंदर और छोटी छोटी स्मॉल लाइंस थी। तो पूछा गया बोर को कि इन स्मॉल लाइंस का क्या रीजन है, ये क्यों आ रही है, तो उसका रीजन बोर के पास नहीं था। ठीक है, तो वही लिखा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट्स। आई होप ये लाइन क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैंने? आप ढूंढने मत जाना वो फाइनल लाइंस क्या है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एटॉमिक साइंस Yes, बहुत sir. ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। इस एक लाइंस के अंदर और छोटी लाइंस आ रही थी, और वो छोटी लाइंस वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, ओके, आपको जितना बुक में दिया आप उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ना। उसके बाद बोर एटॉमिक बॉम्ब, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था बोर का, कि बोर ने जो भी बताया वो किसके बारे में बताया, बताओ बताओ जल्दी बोलो, किसके बारे में, कौन से एटम के बारे में बताया था? बोलो, लगता है थक गए, इस चैप्टर को लेके ऐसे ही होता है। हाँ, एक ने आंसर दिया है, किसके रिलेटेड बताया उन्होंने, हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, या हाइड्रोजन रिलेटेड स्पीशीज के बारे में बताया था, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बताया। उनको पूछा गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बताओ, नहीं बता पाए। बोर सिर्फ और सिर्फ, बोर का जो भी कॉन्सेप्ट है, इट इज लिमिटेड टू वन इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो वही है। बोर मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन, क्या लिखा है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और जो भी एटम थे उनके जो ऐसे स्पेक्ट्रम आ रहे थे, ये जो स्पेक्ट्रम है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कहाँ से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बोर ने जो भी चीज बताई वो सब हाइड्रोजन से रिलेटेड बताई, ठीक है, वो नहीं बता पाए। फिर उसके बाद बोर्स थियरी कुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, बोर्स थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, वापस वही इसी के पीछे पड़े। ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये लाइंस, मैंने अभी आपको बोला कि ये लाइंस जो है ना, इन लाइन के अंदर और छोटी छोटी लाइंस है। अब आप जब कभी भी हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो और फिर उसका अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रम निकालो, फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम के आजू बाजू आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की और उसके बाद आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया, किसकी मदद से, स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो उसके अंदर क्या हुआ, ये लाइन स्प्लिट हो गई। सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो भी वही हुआ, तभी भी लाइन स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो उसका भी रीजन नहीं था। आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि जो स्प्लिट होता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से हमें क्या लगता है, शॉक, है ना, शॉक, वैसे आप याद रख सकते हो। देखो क्या लिखा है, बोर्स थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज सीमैन इफेक्ट। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, splitting of spectral line in the presence of magnetic field is known as Zeeman effect. स्कूल कॉलेज में एग्जाम में स्टूडेंट या एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट ज्यादातर उल्टा कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको याद रखने के लिए एक तरीका बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क एस शॉक से रिलेटेड है, ऐसा याद रख सकते हो। स्टार्क इफेक्ट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जीमैन इफेक्ट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सब क्या होता है उसका जानना जरूरी नहीं है, क्यूरियोसिटी मत लाना अपने दिमाग में ये सब क्या हो रहा है, जितना पढ़ा रहा उतना याद रखो कि लाइंस जो है वो स्प्लिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है, उस इफेक्ट को बोलते हैं सीमैन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट होती है, दैट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लाइन स्प्लिट क्यों हुई। समझा? ठीक है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो उसके बाद क्या है, बोर्स थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स।
ये तो कोई नया आ गया, ऐसा कुछ बोस को पूछा गया था क्या? मैंने तो पहली बार पढ़ा है, बट ठीक है। बोस थियरी फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। ये भी नहीं बता पाया बोस कि एटम एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है। वैसे ये कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से इन्होंने निकाल के डाला क्या पता। जो इंपॉर्टेंट है वो तो बताया ही नहीं। जैसे उनको ये पूछा गया था, जो वो उन्होंने बोला था NH/2 पाई, वो तो यहाँ पे दिया ही नहीं है कि NH/2 पाई कहाँ से आया, वो यहाँ दिया ही नहीं है। अब आपको वही लिखना जो इसमें दिया है। वैसे it was therefore thought that a better theory was needed to explain salient features of the atomic structure। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये सब बोर के बारे में ये सब फेलियर्स है। इन्होंने जो दिया आप वही याद रखो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है। ठीक है, बहुत सही। लिटरली आप बिलीव करो ना करो, बहुत बेकार तरीके से दिया है बुक में। इन्होंने क्या लिखा, बोर वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। इसके अलावा ये लिखना चाहिए था कि बोर जो है वो सिर्फ किसके बारे में बता पा रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। वो पॉइंट इन्होंने बराबर से लिखा नहीं है। क्या बनाया है यहाँ, वो कितना मस्त बुक था इसके पहले वाला, पता है आपको? ठीक है, तो जैसा आपको दिया है वैसे ही आप याद करो। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, और लॉस को आपको मैंने बताया ही है। स्पेक्ट्रम का डायग्राम आ सकता है एग्जाम में, एकदम ईजी है। प्लीज इस डायग्राम को ड्रॉ करना। ओके, उसके बाद कौन सा मॉडल आया? उसके बाद जो मॉडल आया वो आया वेव मॉडल। ठीक है, वेव से रिलेटेड सब कुछ आया, या फिर बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक मॉडल। ये रहा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो नेक्स्ट थियरी जो आया वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो बोर का मॉडल भी सबसे सक्सेसफुल नहीं है, सबसे सक्सेसफुल जो अभी चल रहा है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में 3 चीजें इंक्लूड होने वाली है। प्लीज नोट करना, मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में 3 थियरीज हमें पढ़नी है। पहला, डी ब्रोगलीज थियरी। डी ब्रोगली यहाँ लिखा है देखो, डियोल नेचर, वो पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो यहाँ लिखा है हाइजेनबर्ग। आप सोच सकते हो, नाम ही देखो कैसे है। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैं बता दूंगा सबके बारे में, और बट जितना मैं बताऊंगा उतना मोर देन इनफ है। और तीसरा है स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन 3 चीजों पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड है। डी ब्रोगली, हालांकि इन्होंने डी ब्रोगली एकदम बाहर अलग से निकाल के दे दिया। इनके इस बुक के मुताबिक तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में 2 ही है, इन्होंने देखो 2 ही को इंक्लूड किया, हाइजेनबर्ग और स्क्रॉडिंजर। ऐसा नहीं है, 3 है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में 3 है, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ये 3 चीज है। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो दिखा है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, अगर आप देखोगे ना नेट पे तो और दिमाग घूम जाएगा। अच्छा, एक चीज इस बुक ने एक चीज अच्छी की है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को हटा दिया। हो सके किसी के पास टाइम है तो इसको जरूर सर्च करना, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन देखना इंटरनेट पे कैसा दिखता है इक्वेशन। बहुत ही भयानक इक्वेशन है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। अच्छा हुआ वो निकाल दिया, वरना क्या होता है ना, ये सब चीजें लोग बुक में डाल तो देते हैं और फिर स्टूडेंट्स लोगों को क्यूरियोसिटी रहता है कि अरे नहीं सर ने इसके बारे में बताया ही नहीं। और स्टूडेंट को ये नहीं पता कि इतना मुश्किल होता है वो बताना, वो स्टूडेंट लोग के समझने के बियॉन्ड द स्कोप है, वो इम्पॉसिबल है। तो अच्छा किया इन्होंने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन निकाल दिया, बहुत डिफिकल्ट है। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके देखो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने दिया है रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोस मॉडल। ओके, क्या किया देखो, वैसे लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, फिर भी देखो हमारा चैप्टर कितना बचा है। हाँ, यहाँ से चैप्टर अच्छा है कंपैरेटिवली, अभी से जो भी है वो सब हो जाएगा जी। मेरे को मेन आप लोगों को वो समझाना है, वो जो थियरी इसमें बराबर से नहीं दी है, एक एनर्जी से रिलेटेड चीजें बतानी है जो इसमें अच्छे से नहीं दी है। स्पेक्ट्रम भी ऐसे खाली ऊपर साइड में बना दिया हल्का सा। ठीक है, तो मैंने आज जितना समझाया उतना ध्यान रखो। लिमिटेशंस याद रखना है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना। इस पे ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूंगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। अगले क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसके अंदर 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। बायो लेक्चर मेरा है क्या इसके बाद? नहीं, मेरा थोड़ी है। किसका है बायो लेक्चर?
हेलो, बायो लेक्चर किसका है इसके बाद? बताया नहीं, अभी बताया ही नहीं। सर लिंक नहीं आया अभी तक, शायद ओ, से आपका है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हम अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने क्या लिखा है यहाँ पर? स्क्रॉडिंजर CAT क्या लिखा है? वैष्णवी क्या बोल रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा। CAT क्या कहाँ दिया है? स्क्रॉडिंजर कैट। अच्छा, एनिमल से रिलेटेड बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैंने भी नहीं सुना ऐसा कुछ एनिमल के बारे में। स्क्रॉडिंजर कैट, मेरे को सिर्फ इतना पता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से क्या रिलेटेड है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। कैट आई डोंट नो क्या है स्क्रॉडिंजर कैट। ठीक है, तो आपका वैसे भी 5:30 लेक्चर है, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, मैंने जितना पढ़ाया उतना प्लीज याद रखो। सब चीजें जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है वो सब याद रखो। मेन इंपॉर्टेंट 3 चीजें याद रखना, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। ठीक है, बाकी इन्होंने बराबर से दिया नहीं है। मैं आपको कोई और बुक्स, हाँ यहाँ पे दिया है, देखो वही मैं ढूंढ रहा था। अभी यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम यहाँ दिया है इन्होंने, और इसके बारे में यहाँ लिखा है। हाँ ये देखो, इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, आप देख सकते हो कि N1 क्या है और N2 क्या है। देखो N1 सबका क्या दे रखा है, अभी यहाँ पर N1 भी उल्ट N1 दे रखा है, जबकि वो N फाइनल होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जैसे भी दिया है। N फाइनल जो है वो फिक्स है। लाइमन का कितना है? 1, बाल्मर का 2, पास्चन 3, ब्रैकेट है। और देखो आप N इनिशियल देखो, कुछ भी हो सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका रीजन भी इंपॉर्टेंट है। देखो रीजन क्या दिया है, लाइमन कौन से रीजन में बिलोंग करता है। मतलब जब लाइमन, जब आपको पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर आता है तो क्या करेगा? वो फोटोन एमिट करेगा, है ना। वो क्या एमिट करने वाला है? फोटोन एमिट करेगा। काम करते हैं, आई होप आप लोग को बीच में 10 मिनट का ब्रेक चाहिए रहता होगा। छोड़ जान दो, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। फालतू में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लेक्चर हो गया और ऐसे भी आप लोग को ब्रेक चाहिए रहेगा। अच्छा, एरविन स्क्रॉडिंजर से रिलेटेड ये एनिमल वैष्णवी, इसके बारे में मुझे कभी नहीं सुना। होगा तो मैं सर्च करके बताऊंगा। फिलहाल आप लोग रेस्ट ले लो, बिकॉज आपका लेक्चर है 5:30। चलो बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय सर। आपका ही है बाय क्या? सर। ओके ओके, नाइस। बाय। सर आपका ही है क्या अगला लेक्चर? मेरे को तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बायो के बारे में। चलो।